मैं समुद्र के बीचों बीच एक विशाल लकड़ी के राफ्ट पर जागा। मेरा सिर पागलों की तरह दर्द कर रहा था। जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे हर जगह सिर्फ वाटर ही दिखा। और राफ्ट पर मेरे चारों तरफ पड़ी थी मेरी आर्ट क्लास की 42 लड़कियां, साथ में हमारी टीचर भी। मैं अकेला लड़का हूँ। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक अजीब सी आवाज़ हम सबके दिमाग के अंदर बोली। उसने हमें बताया कि हम किसी तरह के ओशन सर्वाइवल गेम में हैं। कुछ रूल्स थे। हर ग्रुप को एक राफ्ट मिलता है और हर राफ्ट का एक कैप्टन होता है। अगर कैप्टन मर जाता है तो राफ्ट डूब जाता है। हम स्पेशल टैलेंट्स जगा सकते थे, समुद्र से मटेरियल्स इकट्ठा कर सकते थे, अपने राफ्ट को अपग्रेड करके शिप बना सकते थे और उनसी क्रिएचर्स से लड़ सकते थे जो रात में बाहर आते हैं। हर हफ्ते एक सुनामी आएगी और हर महीने हम एक नए समुद्री इलाके में बह जाएंगे। लड़कियां बिल्कुल भी डरी नहीं थीं। वे एक्साइटेड थीं, जैसे यह किसी तरह का एडवेंचर हो। मैंने अपना पैनल चेक किया और पता चला कि मैं कैप्टन हूँ। बढ़िया। तो अगर मैं मर गया तो सब मेरे साथ नीचे चले जाएंगे। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं। हमारी टीचर लिंसी ने तुरंत कमान संभाल ली। वह शांत और समझदार है, इसके लिए बिल्कुल सही। उसका टैलेंट एसएस लेवल था, जिसका नाम स्ट्रेटेजिक इंसाइट था। यह उसे सामान्य से 3 गुना तेजी से सोचने और रिएक्ट करने देता है। फिर बाकी लोगों ने भी अपने टैलेंट्स बताए। जब रुआन को ए लेवल फॉर्चून टेलिंग एबिलिटी मिली, उसकी ट्विन सिस्टर वेंसा को ए लेवल कॉम्बैट स्किल मिली। एक लड़की को एस लेवल ड्रैगन मेडन टैलेंट मिला, एक ड्रैगन एग के साथ, जिसे वह 10 दिनों में हेज कर सकती है। यहाँ तक कि वह लड़की जो नहाते समय खींच ली गई थी, उसके पास एक यूजफुल बबल पावर था जो लोगों को पानी के अंदर सांस लेने देता है। फिर सबने मेरी तरफ देखा। मैंने अपना स्टेटस खोला और अपना टैलेंट देखा। एसएसएस लेवल ओवरलॉर्ड बॉडी। मेरी स्ट्रेंथ हर एक दिन 1 पॉइंट बढ़ती है बिना किसी लिमिट के। मुझे पर्याप्त समय दो और मैं अनस्टॉपेबल हो जाऊंगा। लेकिन बस इतना ही नहीं था। मेरे दिमाग में एक सीक्रेट सिस्टम एक्टिवेट हुआ, मैनी डिसेंडेंट सिस्टम। हर बार जब मेरा एक नया बच्चा होता है, मुझे एक आइटम को अनलिमिटेड वर्जन में बदलने को मिलता है। जैसे एक सिंगल बॉटल ऑफ वाटर हमेशा के लिए इन्फिनिट वाटर बन जाती है। एक लगातार बढ़ने वाला शरीर और एक सिस्टम जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज देता है। मैंने गहरी सांस ली। ये एक परफेक्ट शुरुआत थी। जब मैंने सबको अपने मैनी डिसेंडेंट सिस्टम के बारे में बताया, मैंने इसे ज़्यादा बच्चे ज़्यादा आशीर्वाद कहा। इसे सिंपल रखने के लिए मैंने समझाया कि अगर मेरा किसी के साथ एक बच्चा होता है तो मैं एक आइटम को अनलिमिटेड सप्लाई में बदल सकता हूँ। इन्फिनिट फूड, वाटर, जो भी हमें चाहिए। राफ्ट पूरी तरह खामोश हो गया। फिर सबका दिमाग उड़ गया। लड़कियां यकीन नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने जल्दी समझ लिया कि क्योंकि मैं यहाँ अकेला लड़का हूँ और कैप्टन भी, मेरा जिंदा रहना ही सब कुछ है। अगर मैं मर गया तो राफ्ट डूब जाएगा और हम सब मर जाएंगे। इसलिए उन्हें न केवल मेरी रक्षा करनी है, बल्कि उन्हें मेरी एबिलिटी इस्तेमाल करने में भी मदद करनी है। इससे माहौल काफ़ी अजीब हो गया। कई चेहरों पर लालिमा आ गई। कुछ लड़कियां अपनी दोस्तों को वॉलंटियर करने के लिए चिढ़ाने लगीं। यहाँ तक कि हमारी टीचर लिंसीशिया भी थोड़ी सी शर्माई। हालांकि मैं बता सकता था कि वह पहले ही मेरी शक्ति के स्ट्रेटेजिक वैल्यू के बारे में सोच रही थी। जाहिर है ये सब अब भी नहीं हो सकता था। हम सब अब भी आधा घंटा पहले तक स्टूडेंट थे और राफ्ट में दीवारें भी नहीं थीं। बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं। मैंने सोचा कि मुझे बस धैर्य रखना होगा। जब सप्लाईज काफ़ी कम हो जाएंगी, लोग खुद ही मान जाएंगे। फिर जब हुआन ने मुझसे कैप्टन पावर्स के बारे में पूछकर मुझे हकीकत में वापस खींचा, तो पता चला कि मेरे सिर के ऊपर सोने के अक्षरों में कैप्टन शब्द तैर रहा था। असल में दुश्मनों के लिए एक बड़ा टारगेट साइन। बढ़िया। जहां तक मेरी असली कैप्टन एबिलिटीज की बात है, मैं राफ्ट को चला सकता था, उसे एक्सपैंड और मॉडिफाई कर सकता था और सबके साथ परमिशन शेयर कर सकता था। मैंने मजाक में कहा कि मैं किसी भी अवज्ञा करने वाले को समुद्र में फेंक सकता हूँ। कुछ लड़कियां सच में डरकर पीछे हट गईं। LGISHA ने बीच में आकर हमें फोकस किया। उसने सबको याद दिलाया कि खतरनाक क्रीचर्स रात में आएंगे, इसलिए हमें जल्दी दीवारें बनानी होंगी। फूड और फ्रेश वाटर भी तुरंत समस्या थे। राफ्ट के किनारे पर हमें 40 से ज़्यादा फिशिंग रॉड्स मिली, हमारा स्टार्टिंग इक्विपमेंट। मैंने एक पकड़ी और उसे पानी में फेंका। लड़कियों ने भी उसका पालन किया और जल्द ही हम सब राफ्ट के चारों तरफ लाइन में खड़े होकर इस ओशन वर्ल्ड में अपना पहला खाना पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमने 1 घंटे से ज़्यादा फिशिंग की और लगभग कुछ भी नहीं पकड़ा। लड़कियां थक गईं और शिकायत करने लगीं। कोई फिश नहीं फंस रही थी। एक लड़की ने एक लकड़ी का बॉक्स निकाला जिसके अंदर बस एक सड़ा हुआ ब्रेड का टुकड़ा था। समुद्र रिसोर्सेज के मामले में मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा कंजूस था। तभी मुझे रुअन की फॉर्चूनेलिंग एबिलिटी याद आई। मैंने उससे कहा कि वह इसका इस्तेमाल करे ताकि हम देख सकें कि आज हमारी किस्मत कैसी है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उसके हाथ में एक बैम्बू ट्यूब दिखाई दिया। उसने उसे हिलाया और कुछ ऐसा कहा, कृपया मुझे एक बहुत लकी वाला निकालने दो।
जिसे बाकी लड़कियों ने तुरंत मेरे बारे में मजाक में बदल दिया। बेचारी रून पूरी तरह लाल हो गई। उसकी ट्विन सिस्टर विंसोर ने उसे बचाने के लिए कदम रखा और सबको चुप करा दिया। फिर जब रोन ने ट्यूब को उल्टा किया और एक स्टिक बाहर गिरी, उस पर लिखा था, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। पीछे की तरफ उसने हमें चेतावनी दी कि रात होने से पहले एक शेल्टर बना लो, नहीं तो कुछ भयानक होगा। हंसी तुरंत खत्म हो गई। सब जल्दी गंभीर हो गए। लीशा ने कमान संभाली और सबको फिशिंग जारी रखने को कहा। हमें अंधेरा होने से पहले शेल्टर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। इस बार किसी ने शिकायत नहीं की। सब चुपचाप जितना हो सके उतनी मेहनत से फिशिंग करते रहे। सूर्यास्त तक पूरे दोपहर की मेहनत के बाद हम 43 लोगों ने सिर्फ 112 लकड़ी के प्लैंक्स, 5 बॉटल्स ऑफ वाटर और 15 पीसेस ऑफ कंप्रेस्ड ब्रेड ही जुटाए थे। ज्यादा नहीं, लेकिन 112 प्लैंक्स बस काफी थे। मैं ढेर के पास गया और 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ऊंचा एक केबिन बनाने का कमांड दिया। लकड़ी के तख्ते अपने आप हवा में उठ गए और एक वीडियो गेम बिल्डिंग सिस्टम की तरह आपस में जुड़ने लगे। कुछ ही सेकंड में हमारे पास एक छोटा लकड़ी का केबिन था, जिसमें 4 दीवारें, एक छत और एक दरवाजा था। लड़कियां हैरान थीं, लेकिन मैं रिलैक्स्ड नहीं था। सूरज तेजी से गायब हो रहा था और अंधेरा आ रहा था। मैंने सबको अंदर जाने को कहा। आज रात कोई बाहर नहीं जाएगा। केबिन बहुत छोटा था। हम 43 लोग लगभग 20 वर्ग मीटर में ठूंसे हुए थे, कंधे से कंधा लगे हुए, मुश्किल से हिल पा रहे थे। लड़कियों ने मुझे बीच में धकेल दिया, कहते हुए कि मैं कप्तान हूं और मुझे सुरक्षित रहना चाहिए। एलजी शिया मेरी बाईं तरफ थी, जबकि रुआन मेरी दाईं तरफ, और ड्रैगन वाली लड़की मेरे पीछे थी। शैम्पू, बॉडी वॉश और हर तरफ की गर्माहट का मिश्रण संभालना थोड़ा ज्यादा था। मैंने हमारे सप्लाईज निकाले, 5 पानी की बोतलें और 15 ब्रेड के टुकड़े। LGISHA ने चीज़ों को संभालने में मदद की। सबको एक छोटा घूंट और एक ब्रेड का 1/3 हिस्सा मिला। लड़कियां सावधान थीं और अपने हिस्से से ज़्यादा नहीं ले रही थीं। जब 2 लड़कियों ने एक ही समय पर मुझे आखिरी 2 बोतलें दी, दोनों मुझे उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थीं, तो मुझे तनाव महसूस हुआ। मैंने जल्दी से दोनों ले लीं, एक लिंशिया को दे दी और दूसरी खुद पी ली। संकट टल गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और रू 1 को थोड़ा चिढ़ाया, आखिरी ब्रेड का टुकड़ा उसके होंठों के पास पकड़कर। वो जम गई, मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए। बाकी लड़कियां पागल हो गईं उसे चिढ़ाने में। फिर वेंसा ने मेरे हाथ से ब्रेड छीन ली, उसे अपनी बहन के मुंह में ठूंस दिया और मुझे घूरने लगी। सब हंस पड़े और पहले का डर थोड़ा कम हो गया। जैसे ही थकान हावी हुई, लोग एक दूसरे पर झुककर सोने लगे। मैं भी सोने ही वाला था कि तभी धड़म, कुछ नीचे से बेड़े से टकराया। पूरा ढांचा नीचे गिरा और जोर से हिलने लगा। सब चिल्लाते हुए जाग गए और एक दूसरे से टकराने लगे। बाहर का तूफान पागल कर देने वाला था। हवा चिल्ला रही थी, लहरें दीवारों से टकरा रही थीं। फिर एक लड़की ने भूत के बारे में चिल्लाया। हम सब उधर देखने लगे जहां वो इशारा कर रही थी। लकड़ी के तख्तों के बीच एक गैप से एक बहुत बड़ा खून लाल आंख दिख रही थी, जो एक बास्केटबॉल जितनी बड़ी थी, और उसमें एक सीधी पुतली थी। वो सीधे हमें घूर रही थी, अंदर सबको स्कैन कर रही थी जैसे हम शिकार हों। फिर उसके पास एक बड़ा सा मुंह दिखा, जो चौड़ा फैल गया एक डरावनी खामोश मुस्कान में। केबिन बिल्कुल शांत हो गया। फिर एक लड़की रोने लगी और उससे सबका कंट्रोल टूट गया। चीखना, सिसकना, पूरी घबराहट। यहाँ तक कि लिंसिशिया ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसके नाखून मेरी त्वचा में लगभग घुस गए। विंसा ने एक खंजर निकाला और अपनी बहन के सामने खड़ी हो गई। कांप रही थी, लेकिन लड़ने के लिए तैयार। सब मेरी तरफ भागे। मैं कप्तान था, अकेला लड़का, और अभी के लिए वही एक चीज था जिसे वो पकड़ सकते थे। मुझे हर तरफ से दबाया जा रहा था, लेकिन किसी तरह मैं पूरी तरह शांत था। शायद ये मेरा ओवरलॉर्ड बॉडी काम कर रहा था। मैं भीड़ के पार उस लाल आंख को देख रहा था, जो अभी भी दीवार के पार से हमें देख रही थी। वो क्रीचर अब भी अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन ये कमजोर बेड़ा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। रूल्स के अनुसार हर 7 दिन में सुनामी आती है। अगर हमने तब तक इस बेड़े को एक असली जहाज में अपग्रेड नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया, कल से हम तेजी से मटेरियल्स इकट्ठा करेंगे और कुछ इतना मजबूत बनाएंगे जो आने वाली चीज का सामना कर सके। जब सूरज की रोशनी दीवारों की दरारों से अंदर आई, मुझे पता था कि हम रात पार कर चुके हैं। मैं सबसे पहले उठा और जैसे ही मैंने खिंचाव लिया, मुझे एक गर्म ऊर्जा अपने शरीर में बहती महसूस हुई। मेरा ओवरलॉर्ड बॉडी टैलेंट एक्टिवेट हो गया था। एक और दिन जिंदा रहने के लिए एक स्ट्रेंथ पॉइंट। कल तक मैं एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था। आज मुझे लगा कि मैं एक बैल को मुक्का मार सकता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला और ताज़ा समुद्री हवा अंदर आने दी। सब थके हुए लग रहे थे, लेकिन जिंदा रहने पर खुश थे। लिंशिशा ने खुद को जल्दी संभाला और सबको याद दिलाया कि पिछली रात का मॉन्स्टर सबूत है कि हम एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते। हमने डेक पर सुबह की मीटिंग की। मैंने अपनी योजना बताई। पहला, खाना और पानी जुटाना। दूसरा,
बेड़े को अपग्रेड करना लेवल 2 पर यह लहरों को बेहतर संभालता है, और लेवल 5 पर यह एक असली जहाज बन जाता है। तीसरा, अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल करना सीखना। माहौल हल्का हो गया जब लोग अपनी एबिलिटीज दिखाने लगे। सुटोवो, बबल वाली लड़की, सबसे पहले गई। उसने अपने गाल फुलाए और एक गुलाबी बबल बाहर निकाला जो एक इंसान से भी बड़ा हो गया। एक बहादुर लड़की ने उसे छुआ और उसके अंदर खिंच गई, हवा में तैरने लगी। शुरू में उसे मजा आया, फिर ऊंचाई से घबरा गई। जब सोटो ने बबल फोड़ा, लड़की सीधा अपनी पीठ के बल गिर गई। सब हंस पड़े। ये बेवकूफ़ी भरा लग रहा था, लेकिन डिफेंस या पानी के अंदर जाने के लिए ये पावर सच में बहुत काम की थी। फिर आई इनगाओ, एस रैंक ड्रैगन मेडन। उसने अपना चमकता हुआ ड्रैगन एग पकड़ा और हमें बताया कि उसे हैच होने के लिए बॉडी वार्मथ चाहिए। तो वो पालथी मारकर बैठ गई और अंडे को अपनी गोद में एक माँ मुर्गी की तरह पकड़े रही। एक दूसरी लड़की ने उसे इस पर चिढ़ाया और निंगयाओ ने जवाब दिया कि जैसे ही उसका ड्रैगन निकलेगा वो सबसे पहले उसी लड़की के पीछे जाएगा। सब हंस पड़े, यहाँ तक कि लिंसी भी मुस्कुराई। मैंने उसे मुझे एक अलग, थोड़ा नरम नज़र से देखते हुए पकड़ लिया। जैसे ही मज़ा खत्म हुआ, मैंने सबको फिर से काम पर लगा दिया। सूटो और इनगाओ पीछे रुक गए अपने स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी सब ने फिशिंग रॉड उठाई और बेड़े के किनारे की तरफ बढ़ गए। हमारा लक्ष्य सिंपल था, आज रात सरवाइव करना और एक असली खाना खाना। दोपहर की गर्मी बहुत खतरनाक थी। बेड़ा एक भट्टी जैसा लग रहा था और सब पसीने में भीग रहे थे। मैंने रुवन से कहा कि वो फिर से अपनी फॉर्चून टेलिंग इस्तेमाल करे। उसने अपना बैम्बू ट्यूब हिलाया और एक स्टिक निकाली। छोटी किस्मत, ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन कल की तबाही से बेहतर, और ये काम करता हुआ लग रहा था। ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मेरी फिशिंग रॉड ज़ोर से झुक गई। मैंने अपनी पूरी ताकत से खींचा और ऊपर आया एक काला लोहे का ट्रेजर चेस्ट जो समुद्री घास से ढका हुआ था। लड़कियां पागल हो गईं। अंदर हमें 50 लकड़ी के तख्ते मिले, 2 सड़े हुए ब्रेड के टुकड़े और असली इनाम, एक बेसिक वर्कशॉप का ब्लूप्रिंट। लिनशिया की आंखें तुरंत चमक उठीं। एक वर्कशॉप का मतलब था कि हम असली चीज़ें बना सकते थे। मैंने ब्लूप्रिंट सीखा, कुछ लकड़ी और कीलें डाली और डेक पर एक सही वर्क बेंच प्रकट हो गया जिस पर हथौड़े और आरी साफ सुथरे तरीके से रखे थे। क्राफ्टिंग लिस्ट रोमांचक थी। हम एक लोहे का फायर पिट बना सकते थे खाना पकाने और कमज़ोर क्रीचर्स को डराने के लिए, एक आयरन पोट गर्म खाने के लिए, एक वाटर प्यूरिफायर जो समुद्री पानी को पीने लायक बना सके। असली सर्वाइवल टूल्स। लेकिन फिर हकीकत सामने आई। हमारे पास कोई आयरन नहीं था, कोई प्लास्टिक नहीं, कोई चारकोल नहीं। मटेरियल्स के बिना ब्लूप्रिंट बेकार था। मैंने सबको हार न मानने को कहा। अगर हम ब्लूप्रिंट मछली पकड़कर ला सकते हैं तो मटेरियल्स भी ला सकते हैं। तो हम पूरी दोपहर लगे रहे। सूरज ढलने तक हमने 300 से ज़्यादा लकड़ी के तख्ते इकट्ठा कर लिए थे, जो अच्छा था। लेकिन खाना अलग कहानी थी। हम 43 लोगों ने सिर्फ 3 छोटी मछलियाँ और 5 कंप्रेस्ड बिस्किट्स के पैकेट पकड़े थे। ये सबको खिलाने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं था। जैसे ही अंधेरा फिर से फैलने लगा, हर तरफ पेट की आवाज़ें गूंजने लगीं। भूख मॉन्स्टर के डर से भी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। मैं इसे सबके चेहरों पर देख सकता था। वो थके हुए थे, भूखे थे और धीरे धीरे अपना धैर्य खो रहे थे। रात फिर आ गई। केबिन अब बड़ा था अतिरिक्त तख्तों की वजह से, तो कम से कम हम सार्डिन्स की तरह नहीं ठूंसे थे। मैंने कोने में एक छोटा अलग कमरा बना लिया था, मेरा कैप्टन कैबिन, जिसमें सिर्फ एक पर्दा था दरवाजे के लिए। मैंने हमारे छोटे खाने को 43 हिस्सों में बांट दिया। हर व्यक्ति को एक घूंट पानी और एक बिस्किट का टुकड़ा मिला, जो उंगली से बड़ा नहीं था। ये काफ़ी नहीं था। हर तरफ पेट की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और इतना कम खाने के बाद भूख और भी बढ़ गई। तभी किसी ने फुसफुसाया, काश हमारे पास एंडलेस पानी होता। हर नज़र मेरी तरफ मुड़ गई। अब कोई मजाक या छेड़ना नहीं था, बस कच्ची बेबस ज़रूरत। सब एक ही बात सोच रहे थे। मेरी एबिलिटी हमें अनलिमिटेड सप्लाईज दे सकती थी, बस चाहिए था एक बच्चा। मैंने उन सबकी नज़रों का वजन महसूस किया। मैं खड़ा हुआ, सबको सोने को कहा और अपने पर्दे के पीछे जाकर लेट गया। लड़कियों को यह फैसला खुद लेना था। मैं कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करने वाला था। बाहर मॉन्स्टर्स फिर से केबिन की दीवारों को खरोंच रहे थे। वो भयानक खुरचने की आवाज़ और सन्नाटा मिलकर सब कुछ और भारी बना रहे थे। मैं अंधेरे में लेटा था, हाथ सिर के पीछे, सुनता हुआ। मैं ट्विंस की बातें सुन सकता था। वेंसा प्यास की शिकायत कर रही थी और रुवन कह रही थी कि उसे भूख लगी है। सब परेशान थे। मैं इंतज़ार कर रहा था, सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी समझ चुका था। अनलिमिटेड सप्लाईज सिर्फ खाना और पानी नहीं थे, वो असली लीडरशिप की चाबी थे। अगर मैं उसे कंट्रोल करता तो ये लड़कियां सच में मेरा पीछा करेंगी, सिर्फ मुझे कप्तान मानकर सहेंगी नहीं। तभी पर्दा हिला, एक हाथ ने किनारा उठाया और मुझे एक जानी पहचानी खुशबू आई। वो लिंची थी, मेरी टीचर। वो महिला जो हमेशा कंपोज्ड और कंट्रोल में रहती थी, अब वहाँ खड़ी थी, चेहरा लाल, अपने होंठ काटती हुई।
उसने फुसफुसाया कि वो सप्लाईज के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन हम दोनों जानते थे कि ये सच में बात करने के बारे में नहीं था। मैंने हाथ बढ़ाया, उसकी कलाई पकड़ी और धीरे से उसे अंदर खींच लिया। अगर हमें सीरियसली बात करनी है, मैंने धीरे से कहा, तो तुम्हें अंदर आना चाहिए। ये सिंसेरिटी दिखाता है। कल रात लिंसी के साथ जो पल था वो अधूरा रह गया था। जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ने लगीं, एक ज़ोरदार टक्कर ने बेड़े को हिला दिया। वो दीवार से टकरा गई, हकीकत में वापस आ गई और भाग गई कहते हुए कि वो तैयार नहीं है। मैं छत को घूरते हुए लेटा रहा, टाइमिंग पर गुस्सा करता हुआ। बाहर के वो मॉन्स्टर्स एक दिन इसका भुगतान करेंगे। अगली सुबह कठिन थी। किसी ने अच्छी नींद नहीं ली थी। मॉन्स्टर की आवाज़ों ने सबको जगाए रखा था। लिंसी शो ने मेरी तरफ देखने से बचा। जब मैं बाहर आया, उसके गाल गुलाबी हो गए। मैंने विनरॉन से कहा कि वो फिर से फॉर्चून टेलिंग करे। आधी नींद में उसने बैम्बू ट्यूब हिलाया और एक स्टिक निकाली। उसकी आंखें फैल गईं। महान किस्मत। पीछे का डिस्क्रिप्शन पागलपन भरा था। कुछ ऐसा कि हर कास्ट पर खजाना मिलेगा और अगर तुम दाईं तरफ मुड़ो तो किसी खास से मिलोगे। यहाँ तक कि उसने मजाक भी किया कि समुद्र में कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती, लेकिन किस्मत असली थी। पूरा सुबह अविश्वसनीय था। एक के बाद एक मछली, एक के बाद एक बॉक्स। समुद्र बस देता ही जा रहा था। मेटल के टुकड़े, प्लास्टिक, चारकोल, पानी की बोतलें, ब्रेड, बड़ी मछलियाँ। दोपहर तक हमारे पास पिछले 2 दिनों को मिलाकर भी ज्यादा सप्लाईज थीं। 500 लकड़ी के तख्ते, 25 मेटल के टुकड़े, 32 प्लास्टिक, 10 चारकोल, 24 पानी की बोतलें, 30 ब्रेड और 17 मछलियाँ। आखिरकार सबने ठीक से खाया। आधी बोतल पानी और एक बड़ा ब्रेड का टुकड़ा हर किसी को मिला। फिर मैं वर्क बेंच के पास गया और एक आयरन फायर पिट और एक आयरन पॉट बनाया। लड़कियां पागल हो गईं। उनमें से कुछ ने मछलियां साफ की, थोड़ा अजीब तरीके से, लेकिन पूरी ध्यान के साथ। उन्होंने मछलियों को समुद्री पानी में उबाला। कोई मसाला नहीं था, लेकिन 3 दिन सिर्फ सूखी ब्रेड खाने के बाद गरम मछली के सूप की खुशबू दुनिया की सबसे अच्छी चीज थी। सब उस बर्तन के आसपास इकट्ठा हो गए जैसे भूखे छोटे पक्षी। मैं अकेला कोने में बैठा और अपना पैनल चेक किया। स्पाउस 0, चिल्ड्रन 0, आइटम कन्वर्जन्स 0। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बढ़कर 13 हो गया था ओवरलोड बॉडी की वजह से, जो अच्छा था। लेकिन यहाँ विडंबना थी। इतनी अच्छी किस्मत के साथ और इतना खाना आते हुए कोई भी इतना मजबूर नहीं था कि मुझे अपना सिस्टम एक्टिवेट करने में मदद करे। हमारी किस्मत जितनी बेहतर थी, उतनी ही कम जरूरत किसी को मेरी ज्यादा बच्चे ज्यादा ब्लेसिंग्स एबिलिटी की थी। मैंने आह भरी। क्या अजीब समस्या है। मछली के सूप के बाद सबको फिर से जिंदगी महसूस हुई। पूरी दोपहर ये लकी स्ट्रीक चलता रहा। सप्लाईज ऐसे आती रहीं जैसे समुद्र हमें तोहफे दे रहा हो। जब लड़कियां मछली पकड़ रही थीं, मैंने अपना कैप्टन पैनल चेक किया और कुछ महत्वपूर्ण पाया। हम एक जगह थे जिसे शैडो विंड सी कहा जाता है। इसने सब समझा दिया। इस इलाके में मटेरियल्स गिरने की दर बहुत कम थी और रात में मॉन्स्टर्स 2 गुने होते थे। कोई हैरानी नहीं कि पहले 2 दिन इतने कठिन थे। हम शुरू से ही हार्ड मोड पर खेल रहे थे। हम यहाँ और 27 दिन फंसे रहेंगे जब तक बेड़ा किसी नए समुद्री इलाके में नहीं बह जाता। जब मैंने सबको बताया, माहौल फिर से गिर गया। पूरा 1 महीना एक्स्ट्रा मॉन्स्टर्स, लेकिन मैंने उन्हें जल्दी ही फिर से फोकस कराया। मैंने लेवल 2 बेड़े के अपग्रेड रिक्वायरमेंट्स निकाले। 800 तख्ते, 50 आयरन ब्लॉक्स और 50 प्लास्टिक। आज की किस्मत के साथ हमारे पास अंधेरा होने से पहले अपग्रेड करने का अच्छा मौका था। सब फिर से नई ऊर्जा के साथ फिशिंग करने लगे। तभी लिंसी शाशा मुझे कैप्टन कैबिन में ले गई। उसने कल रात भागने के लिए माफ़ी मांगी। उसने मुझे बताया, चेहरा टमाटर जैसा लाल, कि वो पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं रही थी। उसने पूछा कि क्या हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और पहले ट्रस्ट बना सकते हैं। उसने यह भी कहा कि मैं उसे टीचर लिन कहना बंद कर दूं और सिर्फ श्या या सिस्टर श्या कहूं। कल रात की सारी झुंझलाहट गायब हो गई। वो ईमानदार थी और मैंने उसका सम्मान किया। मैंने कहा कि मैं समझता हूं और उसे मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं खुद को थोड़ा परखने से रोक नहीं पाया। मैंने पूछा, क्या मैं उसकी टांग देख सकता हूं? वो जम गई और भी ज्यादा लाल हो गई, लेकिन धीरे से बोली, ठीक है। फिर मैंने उसे लकड़ी के बिस्तर पर बैठाया और उसकी निचली टांग की मालिश करने लगा। वो सख्त हो गई और पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैं बस उसे आराम दे रहा हूं। वो पूरे दिन खड़ी रही थी। जब मैं शी की टांग की मालिश कर रहा था, इंगा पर्दा हटाकर अंदर आ गई ये बताने के लिए कि हमने पर्याप्त मटेरियल्स इकट्ठा कर लिए हैं। उसने हमें देखा और जम गई। फिर हकलाते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं देखा, और भाग गई। शियाओ पूरी तरह लाल हो गई, अपनी टांग खींच ली और जल्दी से बाहर चली गई। मैं इंगाओ के पीछे गया और बदले में उसका गाल खींचा, उसे धमकाते हुए कि अगर उसने फिर मुझे रोका तो मैं उसके ड्रैगन एग को टी एग बना दूंगा। लेकिन अच्छी खबर असली थी। लड़कियों ने 821 तख्ते, 55 आयरन ब्लॉक्स और 63 प्लास्टिक इकट्ठा कर लिए थे, काफ़ी से भी ज़्यादा।
मैंने मटेरियल्स का इस्तेमाल किया और अपने बेड़े को लेवल 2 में अपग्रेड कर दिया। डेक मोटा और चिकना हो गया, बेड़ा एक चौथाई बढ़ गया और किनारे पर आधा मीटर की बाड़ मिल गई। सबसे अच्छी बात, मैंने चैट चैनल्स अनलॉक कर लिए, एक हमारे समुद्री इलाके के लिए और एक पूरी दुनिया के लिए। सी एरिया चैट शिकायतों से भरा था। शैडो विंड सी में हर कोई हमारी तरह ही संघर्ष कर रहा था। हमारा लकी दिन रुअन की फॉर्चून एबिलिटी की वजह से था। वर्ल्ड चैट कहीं ज्यादा दिलचस्प था। कुछ लोग पहले से ही लेवल 3 या 4 पर थे। अलग अलग समुद्री इलाके अलग अलग रिसोर्सेज देते थे। लेवल 3 पर एक ट्रेडिंग मार्केट अनलॉक होता है, जिसका मतलब है मेरी अनलिमिटेड सप्लाईबिलिटी हमें बेहद अमीर बना सकती है। फिर बड़ी खबर वर्ल्ड चैट में आई। लेवल 5 पर बेड़े असली जहाज बन जाते हैं, लेकिन इसके लिए पहली सुनामी से बचकर एक स्टॉर्म कोर चाहिए जो 4 दिनों में आने वाली है। और जो पहला कप्तान शिप लेवल तक पहुंचेगा उसे 3 एपिक ट्रेजर चेस्ट्स मिलेंगे पर्पल क्वालिटी गियर के साथ। सबने मेरी और जीशा की तरफ देखा। हम सब जानते थे इसका क्या मतलब है। हमें मेरा सिस्टम एक्टिवेट करना होगा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ताकि तेजी से ट्रेड और अपग्रेड कर सकें। उस रात जीशा मेरे पास आई। उसने अपना फैसला कर लिया था। उसने कहा कि वो सबके भविष्य के लिए खुद को मुझे देने के लिए तैयार है। वो घुटनों के बल बैठ गई, मेरी आंखों में देखा और मुझसे जेंटल रहने को कहा। मैं देख सकता था कि ये इम्पल्स नहीं था, ये सैक्रिफाइस था। मैंने उसका और भी ज्यादा सम्मान किया, लेकिन जैसे ही सब होने वाला था, एक जोरदार रोशनी का विस्फोट बेड़े के दूसरे सिरे से फूटा। इंगा का ड्रैगन एग समय से पहले हैच हो रहा था। सुनहरी बिजली और लाल लपटें टूटते हुए खोल से बाहर फूट पड़ी और बाहर के मॉन्स्टर्स चीखते हुए भाग गए। शीशिया और मैं तुरंत बाहर भागे। कुछ गलत था। इना की ऊर्जा अंडे में खींच रही थी। उसका चेहरा पीला था और दर्द से मरोड़ खा रहा था। कुछ लड़कियां उसे रोकना चाहती थीं, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये उसकी इंस्टिंक्ट थी। अंडा समय से पहले हैच हो रहा था क्योंकि उसे आने वाली सुनामी का एहसास हो गया था। अब भी उसे रोकना उसके टैलेंट को नष्ट कर सकता था। इसके बजाय मैंने सबको कहा कि उसे खाना और पानी देते रहें और उसकी रक्षा करें। फिर मैं उसके सामने बैठ गया, उसके हाथ पकड़े और अपने ओवरलोड बॉडी से उसमें ऊर्जा ट्रांसफर करने लगा। सिस्टम इसे एनर्जी शेयरिंग कहता था। ये मेरी ताकत को लाइफ एनर्जी में बदल रहा था। इससे मैं कमज़ोर हो रहा था, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। हम सब उस रात जागते रहे, इंगा की रक्षा करते हुए, जब सुनहरी रोशनी आसमान में जा रही थी और ड्रैगन एग धीरे धीरे टूट रहा था। कुछ शक्तिशाली जन्म लेने वाला था। सुबह तक ड्रैगन एग आखिरकार टूट गया। कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, बस लाल और बैंगनी रोशनी की हल्की चमक थी। उसमें से निकला एक छोटा सा जीव, मेरी हथेली जितना, लाल सुनहरी चमकदार स्केल्स से ढका हुआ, बड़ी सुनहरी आंखें, छोटे सींग और एक पूंछ जिसके सिरे पर सुनहरी लौ थी। वो बेहद प्यारा था। उसने हल्की सी आवाज़ निकाली और इंगिया के गाल से रगड़ने लगा। वो थकी हुई थी, लेकिन अपने ड्रैगन को देखकर मुस्कुरा दी। फिर उस छोटे जीव ने मुझे देखा। मैं शायद बहुत बुरा लग रहा था। कागज़ जैसा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे, पूरी रात ऊर्जा देने की वजह से। ड्रैगन सीधे मेरी बाहों में आ गया, एक छोटे आग के गोले की तरह मेरे सीने से लिपट गया और मेरी ठुड्डी चाटने लगा, जैसे मैं उसका पिता हूँ और वो डर रहा है कि मैं मर जाऊंगा। इससे सबका कंट्रोल टूट गया। इंगा रोते हुए मेरे पास दौड़ी, कहते हुए कि ये सब उसकी गलती है। फिर आधी लड़कियां भी रोने लगीं। मेरे चारों तरफ इकट्ठा होकर मुझे इतनी जोर से पकड़ लिया कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। श्याओ को सब पर चिल्लाना पड़ा कि पीछे हटो, वरना वो सच में मुझे घोंट देंगे। मैंने अपना पैनल चेक किया। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन 13 से गिरकर सीधे 9 हो गया था। एनर्जी ट्रांसफर ने मुझे भारी कीमत चुकवाई थी, लेकिन फिर मैंने कुछ नया देखा। मुझे एक दूसरा टैलेंट मिला था, ड्रैगन वॉरियर एस लेवल, क्योंकि मैंने हैच होने के दौरान अपने ओवरलोड बॉडी की ऊर्जा अंडे में डाली थी। ड्रैगन कब ने मेरे साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था। मैं उसके साथ मर्ज होकर एक ड्रैगन वॉरियर बन सकता था। बढ़ी हुई ताकत, गति और एलिमेंटल रेजिस्टेंस, साथ ही सभी ड्रैगन क्रिएचर्स स्वाभाविक रूप से मेरे दोस्त होंगे। सिस्टम ने मुझे ड्रैगन फादर भी कहा। इसके अलावा मेरे ओवरलॉर्ड बॉडी में एक नया नोट आया। मैं हाई क्वालिटी एनर्जी रिच खाना खाकर अपनी ताकत बढ़ने की गति तेज कर सकता था। साधारण ब्रेड और पानी काम नहीं करेंगे, लेकिन स्पेशल खाना मेरी ग्रोथ को बहुत बढ़ा सकता है। इंगा ने सबको हटाया और खुद मुझे पानी और ब्रेड खिलाया। वो अभी भी रो रही थी, कह रही थी कि वो इसकी भरपाई करेगी। उसने छोटे ड्रैगन को फिर से मेरी बाहों में रखा और उसने धीरे से मेरे गाल को चाटा। मैंने उसे कहा कि मैं ठीक हूँ, इतना कमज़ोर नहीं हूँ। वो आंसुओं के बीच मुस्कुराई। स्पष्ट था कि वो मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे खुश करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा आराम करने के बाद मैं बेहतर महसूस करने लगा। मेरा ओवरलोड बॉडी रिकवरी एक सामान्य इंसान से तेज़ था, यहाँ तक कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन कम होने के बाद भी। जब रुआन ने फिर से फॉर्चून निकाला, फिर से अच्छी किस्मत,
वो लड़की हमारी लकी चार्म बनती जा रही थी। मैंने योजना बताई। हमारे पास सुनामी तक 3 दिन थे। मैं चाहता था कि उससे पहले हम लेवल 4 तक पहुंच जाएं। मटेरियल्स की लागत बहुत ज़्यादा थी। लेवल 3 के लिए 1500 तख्ते, 100 आयरन और 100 प्लास्टिक चाहिए था। लेवल 4 के लिए इससे भी ज़्यादा चाहिए था। ये नंबर सबको डरा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें चिंता न करने को कहा। हमारे साथ अच्छी किस्मत है तो कुछ भी संभव है। मैंने लड़कियों से कहा कि वो लकड़ी के स्टूल बनाएं ताकि वो खड़े रहने के बजाय बैठकर फिशिंग कर सकें। छोटी सी बात थी, लेकिन इससे सब खुश हो गए और मोटिवेट हुए। कभी कभी छोटी चीज़ें बड़ी बातों से ज़्यादा मायने रखती हैं। दोपहर में हमने फिर से मछली का सूप खाया। माहौल हल्का था। कुछ लड़कियां मजाक कर रही थीं कि मैं पिछली रात के बाद कितना थका हुआ लग रहा हूं, जिससे वन रोहन टमाटर की तरह लाल हो गई। मैंने अनसुना करने का नाटक किया। फिर शीशा चुपचाप मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन पकड़ मजबूत थी। उसने कहा कि हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। उसकी योजना मेरी योजना से पूरी तरह मेल खाती थी। लेवल 3 पर ट्रेडिंग मार्केट अनलॉक करना, मेरी अनलिमिटेड सप्लाई एबिलिटी का इस्तेमाल करके मटेरियल्स के लिए ट्रेड करना, फिर तेजी से लेवल 4 या शायद लेवल 5 तक पहुंचना सुनामी से पहले। वही हमारा एकमात्र मौका था एपिक ट्रेजर चेस्ट्स के लिए। मैंने उससे कहा कि वो कमाल है। वो शर्माई और मुझे घूर कर आंखें घुमा लीं। पास में कुछ लड़कियां हमारे बारे में फुसफुसा रही थीं और मैंने देखा वेन रुअन चुपचाप अपनी फिशिंग रोड के साथ बैठी थी। थोड़ी उदास लग रही थी। उसकी बहन वेन सा उसे कोहनी मार रही थी, कहते हुए कि देर होने से पहले कुछ कर ले। लगता है वेन रुअन मुझे 3 साल से पसंद करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बारे में क्या सोचूं। शाम तक हमारे पास पर्याप्त मटेरियल्स थे। मैंने बेड़े को लेवल 3 में अपग्रेड कर दिया और ट्रेडिंग मार्केट अनलॉक हो गया। एक चमकती हुई नीली स्क्रीन सामने आई, जिसमें हर तरह के सामान बिक्री के लिए दिख रहे थे। हथियार, स्किल बुक्स, खाना, कोरल ज्वेलरी। अलग अलग समुद्री इलाकों के लोग हर चीज़ का लेन देन कर रहे थे, लेकिन हम अब भी कुछ भी खरीद नहीं सकते थे। हमारे पास देने के लिए कुछ खास नहीं था। तभी एक लड़की ने जोर से कह दिया, जैसे ही मैं अनलिमिटेड सप्लाईज अनलॉक कर लूँ, पूरा ट्रेडिंग मार्केट हमारी पर्सनल कैश मशीन बन जाएगा। हम किसी भी चीज़ के लिए ट्रेड कर सकते हैं। हर किसी की नज़र मेरी और सीशिया की तरफ मुड़ गई, फिर कैप्टन्स कैबिन के पर्दे की तरफ। आज रात ही वो रात होनी थी। उस रात सबको पता था क्या होने वाला है। लड़कियां चुपचाप अपनी जगह पर चली गईं, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। सबकी नज़र बार बार मेरे पर्दे की तरफ जा रही थी। मैंने शी का हाथ पकड़ा और उसे कैप्टन्स केबिन के अंदर ले गया। हमारे पीछे पर्दा बंद हो गया। रात लंबी थी, लेकिन जब सुबह आई मैंने अपना पैनल चेक किया। नॉट प्रेग्नेंट। मुझे यकीन नहीं हुआ। इतनी मेहनत और कुछ नहीं। तो मैंने शे की कलाई पकड़ी और उसे फिर अंदर खींच लिया। खुले दिन में बाहर की लड़कियां हैरान रह गईं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। ये काम होना ही था। शाम तक श्या लड़खड़ाते हुए बाहर आई। मैं बिस्तर पर गिर पड़ा। फिर वो सुनहरी नोटिफिकेशन आई। लिनी श्याओ प्रेग्नेंट थी, जुड़वां बच्चों के साथ। 2 बच्चे मतलब किसी भी आइटम को अनलिमिटेड बनाने के 2 मौके। मैं खुशी से लगभग रो पड़ा। जब मैंने शीशा को बताया, उसने अपने पेट को छुआ और एक साथ कई इमोशन से गुजर गई। हैरानी, शर्म और आखिर में एक गर्म सी चमक, जो मैंने उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। मैं बाहर गया और सबको ये खबर सुनाई। फिर मैंने प्योर वाटर की बॉटल्स निकाली और उन पर अपनी पहली अनलिमिटेड कन्वर्जन इस्तेमाल की। तुरंत मेरी इन्वेंट्री में दिखा फार्मर्स प्योर वाटर गुणा 99,999। राफ्ट खुशी से फट पड़ा। लड़कियां कूद रही थीं, रो रही थीं, एक दूसरे को गले लगा रही थीं। मैंने डेक पर पानी की बॉटल्स का ढेर बुला लिया और सबको खुलकर पीने को कहा। वो सब दौड़ पड़ी और ऐसे पीने लगीं जैसे उन्होंने कभी पानी चखा ही नहीं। फिर मैंने ट्रेडिंग मार्केट खोला। मैंने 100 बॉटल्स पानी की डाली और 3 सेकंड से भी कम में 400 आयरन ब्लॉक्स मिल गए। इस समुद्री दुनिया में पानी सोने जैसा था। हर दिन 10 ट्रेड्स की लिमिट थी, लेकिन इसका मतलब था रोज 1000 बॉटल्स, जो मटेरियल्स के लिए काफ़ी थी। मैंने बाकी ट्रेड से प्लैंक्स, आयरन, प्लास्टिक और खाना लिया। एक खास चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा। एक गोल्डन ड्रैगन फिश, नीले एक्सेलेंट ग्रेड की। उसमें प्योर लाइफ एनर्जी थी। मैंने उसे पकवाकर सूप बनवाया और खा लिया। मेरा ओवरलॉर्ड बॉडी एक्टिवेट हो गया। मुझे +10 फिजिक मिला। मैं 9 से सीधा 20 पर पहुंच गया। 2 बड़े आदमियों जितनी ताकत। छोटा ड्रैगन भी थोड़ा चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनाओ ने उसे खींच लिया, उसे छोटा पेटू कहते हुए। जब रुआन की गुड लक ब्लेसिंग थी तो दोपहर की फिशिंग कमाल की रही। हमने 50 से ज़्यादा रेयर फाइन वुड के टुकड़े निकाले। शाम तक मेरे पास अपग्रेड के लिए काफ़ी था। मैंने 3000 प्लैंक्स, 250 आयरन, 250 प्लास्टिक और 50 फाइन वुड इस्तेमाल करके राफ्ट को लेवल 4 पर पहुंचा दिया। ये बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा हो गया, ऊंची फेंसेस और दूसरी मंजिल का लुकआउट टावर मिल गया। लेवल 5।
यानी शिप फॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल्स चाहिए थे, और साथ में एक स्टॉर्म कोर जो सिर्फ सुनामी के दौरान मिल सकता था, और वो 2 दिन में आने वाली थी।